खींच, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद कृतिका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, और जिन प्रमुख खबरों पर नया सवेरा में आज हमारी नजर होने वाली है वो है वीर बाल दिवस के कार्यक्रम है आज, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। बिल्कुल, और इसी के साथ में गृह मंत्री अमित शाह आज वेस्ट बंगाल का दौरा करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है उनके वहां पर, उन पर नजर डालेंगे। बिल्कुल जी, साथ ही कृतिका विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुलाकात आज होने वाली है। और अगर खेल की बात करें कृतिका, तो आज खेल की खबरें भी होंगी, फिल्म जगत से जुड़ी खबरें भी होंगी और कारोबार जगत से जुड़ी भी खबरें आप तक पेश करेंगे। लेकिन सुबह की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में युवाओं के मार्च पास्ट को दिखाएंगे झंडी। सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत पर मनाया जाता है वीर बाल दिवस। नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया जाएगा शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थुथुकुडी जिले का करेंगी दौरा। जिला प्रशासन के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का दूसरा दिन। कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ की बैठक। कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगा संघर्ष। नेतन्याहू ने संसद को किया संबोधित। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में आज से 2 क्रिकेट टेस्ट की सीरीज को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर के कुछ खास खबरें, और जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के मार्च पास्ट को झंडी दिखाएंगे। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल जनवरी में श्री गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सरकार नागरिकों, विशेषकर छोटे बच्चों को साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की कहानी के बारे में बताने और शिक्षित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साहिबजादों के जीवन और बलिदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी देश भर के स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में प्रदर्शित की जाएगी। वीर बाल दिवस पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। माय भारत और माय गॉव पोर्टल पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाएंगी। वहीं भारतीय नौसेना आज नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में अपने नवीनतम स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर आज शामिल होंगे। ये आयोजन 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसकों में से तीसरे को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल कराने का प्रतीक है। इसे स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के संस्थानिक संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है।
और वहीं खास बात यह है कि इम्फाल विध्वंसक पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। इसके लिए राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल 2019 को मंजूरी दी थी। इम्फाल को इस साल 20 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इम्फाल पोत ने इस साल नवंबर में विस्तारित रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया, जो बेड़े में शामिल किए जाने से पहले किसी भी स्वदेशी युद्धपोत के लिए पहला था, जो नौसेना की युद्ध प्रभावशीलता और अपने अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों और प्लेटफॉर्मों में विश्वास पर जोर का प्रदर्शन है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद आईएनएस इम्फाल के शिखर का अनावरण रक्षा मंत्री ने पिछले महीने 28 नवंबर को नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया था। कमिश्निंग के बाद आईएनएस इम्फाल पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हो जाएगा। नौसैनिक बेड़े में शामिल होने वाला इम्फाल एक अत्याधुनिक युद्धपोत है। 163 मीटर लंबाई, 7,400 टन वजन और 75% स्वदेशी सामग्री के साथ इम्फाल को भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का जीता जागता उदाहरण है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता श्यामा का, जो इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ी हैं। श्यामा, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से इम्फाल की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर, क्या कुछ अहम खूबियां? जी देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आईएनएस इम्फाल आप पहले ही बता चुकी है जी कि नॉर्थ के नाम पर रखा गया है, स्टेट के नाम पर रखा गया हुआ है और जगह पे रखा गया है। और ये ट्रिब्यूट की तरह हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो सोल्जर्स होंगे या फ्रीडम फाइटर्स होंगे जिन्होंने भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया, उनकी भी एक बहुत अच्छी ट्रिब्यूट है। अब बात करते हैं हम इस शिप की और जी, तो ये बात कर सकते हैं आप कि अब जब पोटेंट सबसे शक्तिशाली नाव में से शिप में से एक होगा। ये जो है 15 ब्रावो, इसमें से ये तीसरा शिप है। पहला हम देख चुके हैं कि 2021 में विशाखापट्टनम अनावरण हुआ था, 2022 में मोरमुगांव का अनावरण हुआ था। अब ये इम्फाल का अनावरण होगा आज। पहले हम देख चुके हैं कि इसके लगभग 6 साल पहले, 7 साल पहले इसकी लॉन्च की गई थी, कील लगाई थी, कील की स्थापना की गई थी और कील से लग के आज डिकमिशनिंग हो रही है। तो ये पहली शिप है जो इतने कम समय में इसे बनकर ये तैयार हो चुका है। और साथ ही जब हम बात करते हैं कि सबसे कम समय में तैयार हुआ है, ये पहली शिप भी है जिसने अपनी कमिश्निंग के पहले ही अपने जो मिसाइल है ब्रह्मोस की जी उसमें टेस्ट फायर ऑलरेडी। ये एक उत्तम उदाहरण है। और साथ ही वुमेन ऑफिसर्स की जब हम बात करते हैं तो आईएनएस इम्फाल भी एक पहला शिप है जिसमें विमेन मेस को वहां पर एक अकोमोडेशन जो होती है वो बनाई हुई है, ताकि इसमें विमेन जो इंडक्शन होता है उसे बढ़ावा मिले, सेलर्स को, ऑफिसर्स को। तो उसमें से अब पहले की बात करते हैं कि पहले का ट्रेन ले जाता है और एक उत्तम उदाहरण है कि जो महिला पुरुष जो साथ हम इसके कॉम्बैट रेडी होते हैं उसका एक उत्तम उदाहरण। जी श्यामा, पहले भी ऐसा हो चुका है कि स्टेल्थ गाइडेड युद्धपोत जो है हमारे डॉकयार्ड्स में ऐड किए गए हैं। आज एक और ऐड करने जा रहा है। श्यामा, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चक्रवात मिग्जॉम के बाद दक्षिणी तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य का आज दौरा करेंगी। निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का दौरा करेंगी और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगी। गौरतलब है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की सरकार भारी बारिश से निपटने के लिए तैयार नहीं थी।
साथ ही उन्होंने कहा था कि केंद्र ने दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से पहले ही राज्य आपदा मोचन बल के तहत राज्य का 900 करोड़ रुपए का हिस्सा 2 किश्तों में जारी कर दिया था। दूसरी किश्त 12 दिसंबर को बारिश से पहले जारी की गई थी। राज्य की द्रमुक सरकार कह रही थी कि केंद्र ने केवल तमिलनाडु के लिए एसडीआरएफ का हिस्सा जारी किया था और बारिश राहत उपायों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ में कोई सहायता जारी नहीं की है। वहीं नौसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां राज्य में राहत और बचाव कार्यों में लगातार जुटी हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अमित शाह कोलकाता में गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में दर्शन करेंगे। वहीं उसके बाद कालीपीठ, शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। वहीं शाम को आईटी और सोशल मीडिया मीट में भी वे भाग लेंगे। कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रसन्नजीत, सुप्रभात। जिस तरीके से हमने देखा कि 2 शीर्ष नेता पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं और अपने आप में ये बेहद अहम हो जाता है जब आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और सीट शेयर ज्यादा हो, उसके लिए एक रणनीति तैयार की जा रही है। बिल्कुल, देखिए अमित शाह और पार्टी की बीजेपी की अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों ही देर रात को कोलकाता पहुंच गए हैं। बात यह है कि 22 तारीख को पार्लियामेंट खत्म होने के बाद 23 और 24 तारीख को बीजेपी की जो सदर दफ्तर है दिल्ली में, वहां पे पूरे देश की नेताओं को बुलाया गया था 2024 के चुनाव के लिए जो रणनीति है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। उसके बाद 25 तारीख पूरे देश में छुट्टी मनाया गया और उसी दिन आधी रात को ये दोनों नेता कोलकाता पहुंच गए बंगाल के बारे में आज 26 तारीख को चर्चा करने के लिए। तो मतलब इस तरह से ये समझ में आ जाता है कि इन सबके दृष्टि में बंगाल कितना अहमियत रखते हैं, बंगाल के बारे में क्या सोच है इन लोगों की, क्यों है ये समझना जरूरी है। इसलिए है कि बंगाल 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। पहला अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीट है तो महाराष्ट्र में 48 है और बंगाल में 42 सीट है। तो ये 42 सीटों में बीजेपी की रणनीति क्या होना चाहिए और जो 18 सीट पिछले चुनाव में इन लोगों को मिले उस 18 को बरकरार रखते हुए इसको कैसे 35 तक लेके जाए, क्योंकि 35 की जो आंकड़ा है वो एक एजेंडा रखा गया है गृह मंत्री या बीजेपी की नेता अमित शाह की तरफ से। तो ये इसीलिए अपना जो 2024 की चुनाव की जो ग्राउंड हुआ ये बंगाल से शुरू करना चाहते थे, ऐसे ही हमें लगता है। जी। अब प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो प्रदेश कोर ग्रुप की अहम बैठक भी है और इस बैठक में कहीं ना कहीं जो भी लोग शामिल होंगे उनके सामने आगे की रणनीति को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, और इसी के ऊपर पूरे बंगाल की और पूरे देश की नजर है, क्योंकि देखिए बंगाल ऐसी जगह है जहां पे जो इंडी अलायंस के बारे में बताया जाता है उसका भी पृष्ठभूमि ऐसा है जहां पे एक तरफ वाम मोर्चे, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस और ऑपोजिशन में सिर्फ बीजेपी। तो बीजेपी की लड़ाई एकदम इस तरह से होनी चाहिए जैसे आज अमित शाह और जेपी नड्डा ने अपने नेताओं के सामने रखने जा रहा है कि वो पूरे देश में एक मिसाल बन के रह जाए। तो ये शाम को 6 बजे से ये चर्चा की शुरुआत है। उसके पहले जैसे आपने बताया कि 4:30 बजे नेशनल लाइब्रेरी के वहां पे सोशल मीडिया की एक वर्कशॉप करेंगे। उसके पहले जो दर्शन की काम है वो कर लेंगे, लेकिन 6 बजे से जो मीटिंग है, 6 बजे की मीटिंग के ऊपर सबकी नजर है कि किस तरह से दिशा दिखाए गए वो अब बंगाल की नेताओं की सामने। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आज जो 6 बजे शाम 6 बजे की जो मीटिंग होने वाली है पश्चिम बंगाल में, जहां 2 शीर्ष नेता अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद है, वहां संगठन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और आगे पश्चिम बंगाल की रणनीति कैसे तय की जाए, उस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। फिलहाल यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक नया सवेरा में। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा नया सवेरा में, आप जुड़े रहिए। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ
और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और आइए अब बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रूस दौरे के आज दूसरे दिन पर हैं। बिल्कुल, जहां विदेश मंत्री ने बीते कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ अहम बैठक की थी और इस दौरान उनके बीच कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद, बड़ी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय संघर्षों के मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने पुनर्संतुलन के महत्व और उभरते विभिन्न ध्रुवों के बारे में भी बात की। अपने इस दौरे के दौरान विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री डेनिस मेंटरोव के साथ भी आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही अपने समकक्ष रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा में दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष बल दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत रूस साझेदारी स्थिर और मजबूत बनी हुई है। दोनों देशों के बीच साझेदारी विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी के तहत जारी है। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया 276 भारतीयों वाला विमान आज सुबह मुंबई पहुंच गया है। कल शाम पेरिस के वॉटरी एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी और विमान के मुंबई पहुंचने में देरी हुई क्योंकि कुछ यात्री वापस नहीं लौटना चाहते थे। इसी वजह से फ्लाइट के उड़ान भरने में देरी हो गई। भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध रोधी दल ने अरब सागर में ड्रोन हमले का सामना करने वाले व्यापारिक जहाज एमवी कैम्प्लूटो के बीते कल मुंबई पहुंचने पर उसका विस्तृत निरीक्षण किया। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि हमले वाली जगह और जहाज पर पाए गए मलबे का विश्लेषण करने में ड्रोन हमले के संकेत मिलते हैं और सभी विवरणों का पता लगाने के लिए आगे फोरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण की भी आवश्यकता होगी। वाणिज्यिक जहाजों पर हमलों के मद्देनजर नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोतों को तैनात भी कर दिया है। और आइए अब नजर डालते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड के सब वेरिएंट JN.1 के अब तक 63 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 34 मामले गोवा से हैं, 9 महाराष्ट्र से, 8 कर्नाटक, 6 केरल से और 4 तमिलनाडु और 2 मामले तेलंगाना में सामने आए हैं। देश में कोविड के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। सभी राज्य कोविड को लेकर सतर्कता बरत रहे हैं। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जा रही है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमृत भारत रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी पुश पुल तकनीक पर बनी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित पुश पुल रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस पुश पुल तकनीक की खास बात यह है कि रेलगाड़ी बहुत कम समय में तेज गति से चलेगी और रुक जाएगी। रेल मंत्री ने कहा कि इस तकनीक से रेलगाड़ी में झटका भी कम लगेगा और यात्रियों का समय भी बचेगा। बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में दुनिया की जो दोनों बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर और पुश पुल, दोनों टेक्नोलॉजी आज हिंदुस्तान में अपने ही इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई है और अपने ही लोगों द्वारा मैन्युफैक्चर्ड। दोनों ही टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर से वंदे भारत और पुश पुल से अमृत भारत। तो ये जो अमृत भारत ट्रेन आप देख रहे हैं, ये पुश पुल टेक्नोलॉजी से बनी है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भावना, जिस तरीके से हम इस वक्त 2023 के अंतिम चरण में हैं, 2024 बहुत जल्दी ही हम लोग कदम रखेंगे, तो इसी के साथ में अगर देखा जाए 2023 हमारा पूरा कैसा रहा है, एक बार वो दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, जरूर। कैसा रहा है 2023 का साल, देखते हैं भारत एट 2023। जी हाँ, 2023 को हम अलविदा कह रहे हैं, लेकिन 2023 का साल किसानों के लिए रहा है बेमिसाल। जी हाँ, साल 2023 देश के किसानों के कल्याण और विकास के साथ केंद्र प्रेरित योजनाओं के विस्तार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान किसानों के हित में नई नई नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ अन्नदाता को खेत से बाजार तक जोखिम कवर जैसी कई सहूलियत देने जैसे काम हुए हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। साल 2023 किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए बेमिसाल रहा। इस साल भर का आंकलन अगर हम करें तो कई तरह की योजनाएं और नीतियां न केवल केंद्र के एजेंडे में रही, बल्कि अन्नदाता का आर्थिक विकास सरकार की प्राथमिकता में भी रहा। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश की 65% से अधिक आबादी कृषि और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर है, जिनकी आजीविका का मुख्य आर्थिक आधार खेती किसानी है। ऐसे में केंद्र सरकार देश के किसानों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। साल 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया, जिससे अन्नदाता के कल्याण और विकास की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर लाई जा सकें। और अब इनका फायदा देश के गांव, गरीब और किसानों को मिल रहा है और उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित हो रही है। अलविदा होते साल 2023 के बारे में आकलन करें तो पूरे साल देश में किसानों को केंद्र सरकार से बहुत कुछ मिला। इस दौरान कृषि जगत को
केंद्र सरकार ने कई सौगात दी। किसान प्रेरित योजनाओं का आगाज साल 2023 के शुरुआत में ही हो गया। केंद्रीय बजट में 2023-2024 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा दी गई और इसके बाद यह सिलसिला पूरे साल जारी रहा। साल भर में करीब 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए और किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया। युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप के लिए एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया। नवाचारों को बढ़ावा देते हुए ड्रोन तकनीक को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई और देश विदेश में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई, जिसका लाभ फल एवं बागवानी से जुड़े किसानों को मिला। श्वेत क्रांति के बाद अब देश नीली क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की नई उपयोजना के जरिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी समितियों, डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। करीब 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया गया, जिससे सहकारी समितियों की कार्यशैली में अधिक पारदर्शिता आई। भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री की सार्थक पहल से देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। किसानों के कृषि उत्पादों के वाजिब दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ ही साथ किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे बिचौलियों के शोषण से किसानों को राहत मिली है। देश में खाद्य तेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की पहल से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है। योजना में खेती का क्लस्टर बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की लागत घटने के साथ साथ आय बढ़ रही है। देश के करोड़ों गरीब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए साल में 3 बार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता गत कई वर्षों से दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक कुल 15 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए जरूरत के वक्त पर बड़ा आर्थिक सहारा बनी हैं। अगर साल भर का लेखा जोखा देखें तो सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पशुधन बीमा योजना जैसी तमाम योजनाओं से पूरे साल न केवल देश के अन्नदाता को लाभ मिला है, बल्कि कृषि लागत घटने से किसानों की शुद्ध आय में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए लगातार मिशन मोड पर काम कर रही है। यही वजह कि इस साल भर में न केवल अन्नदाता के लिए कई तरह की नई नई नीतियां और योजनाएं सरकार ने बनाई, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर अन्नदाता को इनका फायदा दिलाने का काम भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश बेहद उत्साहित है। इससे भगवान राम की एक झलक पाने के लिए अभी से देश दुनिया के श्रद्धालु उमड़ने भी शुरू हो चुके हैं और पूरी अयोध्या नगरी राममय इन दिनों हो चुकी है। अयोध्या में श्री रामलला के श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज से बात की है हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। धर्मनगरी अयोध्या में जैसे जैसे भगवान श्री राम के मंदिर की भव्यता, दिव्यता और अलौकिकता से युक्त प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, भारत सहित दुनिया भर में
राममय वातावरण के साथ भक्ति के रंगों से पूरा देश सरोबार है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी जी महाराज। जय सिया राम। बहुत आनंद है कि भगवान रामलला के उस दिव्य उत्सव को आप लोगों तक पहुंचा करके प्रचारित कर रहे हैं। पूरा देश ही नहीं, दुनिया भक्ति के रंगों से सराबोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए ऐतिहासिक पल है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वह उनके लिए और पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र का स्पंद है। राष्ट्र के भीतर जो भावनाएं जगती है वे उनके व्यक्तित्व में झलकती है। इसलिए उन्होंने जो कहा वह राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। वास्तव में वो है ही। अयोध्या की गलियां राम भक्ति से मगन है। चौराहों से लेकर सरयू तट तक सभी रामलला के मंदिर में विराजने का इंतजार कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर क्या क्या खास कार्यक्रम होंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि दिनांक 22 जनवरी के दिन मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त पर भगवान श्री रामलला अपने भव्य दिव्य उस मंदिर में विराजमान होंगे। धर्मनगरी अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद रौनक लौटी है। देश और दुनिया में उत्साह का माहौल है। विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा, दीपोत्सव और रामलीला मंचन में देश और दुनिया से कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है और क्या क्या खास कार्यक्रम है? देश के बाहर से कितने लोग आएंगे ये मैं तो नहीं बतला सकता, लेकिन ये मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ भी जाते हैं, जहाँ जहाँ से समाचार आ रहे हैं, वे सभी लोग आने के लिए लालायित है, बहुत उत्सुक हैं। जहाँ तक हम लोगों का कार्य है, हम लोग लगभग 5000 संतों को निमंत्रित करने वाले हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुना गया। क्या इस दिन खास भगवान श्री राम का अभिजीत योग या कोई अन्य संयोग है? समय जो चुना जाता है वो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से चुना जाता है। संक्रांति के पश्चात और माघ मेला आरंभ होने से पूर्व हमने मुहूर्त खोजे। देश के उत्तमोत्तम ज्योतिषियों ने 22 जनवरी का मुहूर्त निश्चित किया। तो ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरी जी महाराज, जिनका मानना है कि भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक आध्यात्मिक संस्कृति के प्रतीक श्री राम मंदिर के बनने से एक और जहां भारत की सनातन परंपराओं को बढ़ावा देने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के जरिए पूरी दुनिया को रोशन करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अयोध्या में लिखे जाने वाला है नया अध्याय। आइए जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में युवाओं के मार्च पास्ट को दिखाएंगे झंडी। सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत पर मनाया जाता है वीर बाल दिवस। नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया जाएगा शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का करेंगी दौरा। जिला प्रशासन के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का आज दूसरा दिन। कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ की बैठक। कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगा संघर्ष। नेतन्याहू ने संसद को भी किया संबोधित। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच। सेंचुरियन में आज से 2 क्रिकेट टेस्ट की सीरीज को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियों के लिए डीडी न्यूज रूम चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी पराक्रम मौजूद है। पराक्रम, सुप्रभात। कौन सी ऐसी मुख्य खबरें हैं जो आज समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं? सुप्रभात, नमस्कार भावना और कृतिका। और आज के अखबारों की सुर्खियों की बात करें तो सुशासन दिवस जो है कल मनाया गया। प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन को, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन दिवस पर कहा कि जो विकास है वो समाज के अंतिम पायदान तक, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के तौर पर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे, जिनके लिए बनाया गया है उन तक पहुंचे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के मौके पर महामना द्वारा लिखे गए लेखों और भाषणों के संग्रह का विमोचन भी किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को भी याद किया। साथ ही आपको बता दें कि जो अखबारों में खास तौर से छापा गया है वो ये है कि कल चूंकि क्रिसमस का भी मौका था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर ईसाई समाज के लोगों के साथ मुलाकात की। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पॉप हैं उनका जो सीख है, उनका जो संदेश है, वो संदेश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सरकार के इस मंत्र के साथ मेल खाता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारत ईसाई समाज के योगदान पर गर्व करता है। और अगली खबर की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 आपराधिक जो कानून थे जो कि पिछले सप्ताह संसद से पारित किए गए थे, उन्हें मंजूरी दे दी है। ये 3 कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य कानून। आपको बता दें कि इनमें आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। साथ ही साथ राजद्रोह को अपराध की श्रेणी से खत्म करते हुए इसके खिलाफ अपराध के शीर्षक से एक नया खंड इसमें जोड़ा गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों कानून, जिससे भारत की न्याय व्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ होगी। और एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताएं तो जो आज के सभी अखबारों में सुर्खियां हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का जो कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है वो आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। मोहन सरकार में आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत 18 विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दिलाई। इस तरीके से मोहन सरकार में कुल 18 विधायकों को कैबिनेट के मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आपको बता दें कि फ्रांस में फंसे 275 यात्रियों ने भारत के लिए उड़ान भर ली है। ये वो सभी यात्री हैं जिन्हें फ्रांस के जो आपको बता दें कि वैटरी हवाई अड्डे पर इन्हें गिरफ्तार किया गया था और मानव तस्करी का जो संदेह था इन पर जताया गया था। 4 फ्रांसीसी न्यायाधीशों ने रविवार को कई घंटों तक इन भारतीयों से पूछताछ की, जिसके बाद अब इन्हें रिहा कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला हुई, ये भी आज के अखबारों में प्रमुखता से सभी अखबारों में छापी गई है। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद 3 नागरिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था और उनकी जब मौत हो गई है तो इस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ये अपने आप में एक अलग और घटना है जिस पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोहरे के चलते जो है कई सारी फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है, कई सारी ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं और राजधानी दिल्ली में जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। ये तमाम सुर्खियां आज के अखबारों की। भावना, कृतिका। अहम खबरों को हमारे दर्शक तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा,
हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं कि दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि इजराइल की जीत तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो कोई दूसरी भूमि नहीं है और ना ही कोई रास्ता है। नाइजीरिया के उत्तर मध्य राज्य में हुए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 160 हो गई है। डकैतों के हमलों में 300 लोग भी घायल हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधी अलेक्सी नवलिनी 20 दिन के बाद पता चल गया है। नवलिनी को आर्कटिक क्षेत्र में स्थित जेल में स्थानांतरित किया गया है। ईरान ने अमेरिका के उस दावे को खारिज कर दिया है कि भारत आ रहे केमिकल टैंकर को अरब सागर में ईरान से निशाना बनाया गया था। सर्बिया में इस महीने की शुरुआत में हुए चुनाव के विरोध में कई हजार लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बेलग्रेड में केंद्रीय चुनाव आयोग की इमारत के सामने एकत्र हुए और प्रदर्शनकारियों ने मुख्य पुलिस स्टेशन तक मार्च भी किया। और चलिए अब बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। ईटी म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक फ्लेक्सी कैप योजनाओं ने 2023 में लगभग 24% का औसत रिटर्न दिया है। लगभग 14 फ्लेक्सी कैप योजनाओं ने 2023 में 25% से अधिक की पेशकश की है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए भारत ने रुपये में पहला भुगतान कर अपनी मुद्रा को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। देश के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच कारोबारी रिश्तों को लेकर कनेक्टेड लैंडिंग नियम लागू करने की तैयारी है। 1 जनवरी 2024 से इनकम टैक्स रिटर्न, सिम कार्ड, डीमैट अकाउंट और बैंक लॉकर से संबंधित नियमों में बदलाव किए जाएंगे। डिजिटल भुगतान पर बढ़ा देशवासियों का भरोसा। यूपीआई से अगस्त में हुए 10 अरब से ज्यादा लेन देन। टेलीकॉम सेक्टर के बाद अब रिलायंस मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में बड़ा दांव लगाने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री ने एंटरटेनमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी वॉल्ट डिज्नी के साथ मेगा डील की है। एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अगले साल तेजी आने के अनुमान है। जनवरी से सितंबर तक 49 अरब डॉलर का हुआ है निवेश। इनकम टैक्स रिटर्न 2024 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को जारी कर दिया गया है। कारोबार जगत के बाद अब खबरें खेल जगत से। और आइए खेल जगत से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। वनडे सीरीज जीतने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला टेस्ट आज से सेंचुरियन में खेला जाएगा।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला आज से मेलबर्न में हुआ शुरू। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का लिया फैसला। पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान की वजह से भारत में खेलों की दशा और दिशा बदल गई है। मंजू रानी और साक्षी ने 7वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मंजू का क्वार्टर फाइनल में सामना दिल्ली के मुक्केबाज संजना से होगा, जबकि साक्षी की चंडीगढ़ की मुक्केबाज से सामना होगा। सऊदी प्रो लीग में अल इत्तेहाद को अपने ही घर में अल रईद के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। अल रईद की टीम ने मुकाबले को 3-1 से अपने नाम किया। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। प्रभास की सालार का जलवा बरकरार, तीसरे दिन में लगाई ट्रिपल सेंचुरी। 400 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म सालार। रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायण लगातार खबरों में बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं। फाइटर फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण नजर आएंगे। ये फिल्म गणतंत्र दिवस से पहले वीकेंड पर 25 जनवरी को रिलीज होगी। नए साल के पहले महीने में ही ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी बॉलीवुड की पहली एरियल एक्शन फिल्म लेकर आ रही है। शाहरुख खान की डंकी ने एक बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया है। दरअसल ये फिल्म रिलीज के चौथे दिन 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। तेज हुई डंकी की रफ्तार, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ के पार। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट ने क्रिसमस पर फैंस को दिया है खास तोहफा। पहली बार दिखाया बेटी राहा का चेहरा। रणबीर आलिया के घर क्रिसमस लंच पर कपूर खानदान ने की जमकर मस्ती। बॉलीवुड की फैशन क्वीन सोनम कपूर इन दिनों अपने बेटे वायु आहूजा के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी क्रिसमस सेलिब्रेशन की एक झलक भी अपने फैंस को दिखाई। तमाम सितारों से सजी हुई है विपुल गोयल की कॉमेडी सीरीज। बस्सी और जॉनी लीवर करेंगे कैमियो। और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों के बाद अब बात करते हैं सेहत की। और चलिए सेहत की बात करते हैं, जहां महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ ही शरीर में कई शारीरिक बदलाव भी होते हैं। वहीं रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में कुछ बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। रजोनिवृत्ति की इस अवस्था में स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। महिलाओं को अपने जीवन में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में बढ़ती उम्र में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। ये 45 से 55 वर्ष की महिलाओं में देखी जाती है। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति होने के बाद महिलाओं को कई तरह की परेशानी हो सकती है, जिससे उनकी दिनचर्या भी प्रभावित हो सकती है। रजोनिवृत्ति में कुछ लक्षण होना सामान्य है, वहीं कुछ महिलाओं में अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। ये वो अवस्था होती है जिसमें कि जो महिला होती है उसको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, और हम आमतौर पे बोलते हैं जब आपको 1 साल तक पीरियड्स नहीं हुए तो आपको मेनोपॉज हो गया। अब मेनोपॉज क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमारे शरीर में हमारी ओवरीज होती हैं, अंडाकोश, जिसमें अंडे होते हैं, और वो अंडे लिमिटेड नंबर में होते हैं, और जैसे जैसे हमें हर बार पीरियड्स होते हैं कुछ मात्रा में ये अंडे ख़त्म हो जाते हैं, और जब तक मेनोपॉज होता है तब तक हमारे सारे अंडे ख़त्म हो जाते हैं। सामान्य लक्षण है उसमें आपका जैसे मूड स्विंग्स, थोड़ी इरिटेबिलिटी हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है जो आपको परेशान करती है। जैसे बॉडी पेन्स, ये सामान्य तो नहीं है, मतलब अगर इनमें से कुछ भी हो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कुछ खतरे बढ़ जाते हैं। इसके बाद महिलाओं का वजन बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का स्तर अनियंत्रित रहना, हृदय रोग की संभावना अधिक होना, हड्डियां कमजोर होना,
ऑस्टियोपोरोसिस, बाल झड़ना, मूड में अचानक बदलाव यानी मूड स्विंग्स और मूत्र संबंधित समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। 40 इयर्स ऑनवर्ड्स हमें अपने शरीर का खास ख्याल रखना चाहिए। तो उस खास ख्याल में एक तो आपका वजन नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल BMI। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 23 से कम हो। हमें खान पान में पौष्टिक आहार लेना चाहिए, प्रोटीन्स हाई मात्रा में लेने चाहिए, विटामिन्स लेने चाहिए, आयरन लेना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज, हमें जो अपनी मांसपेशियों को कमज़ोर होने से बचाना है, अपने जॉइंट्स को रगड़ने से बचाना है, तो उसके लिए आपको रेगुलर वॉक से 35-40 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक आपको करनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको कैल्शियम मैंडेटरी है लेना है, इसके साथ विटामिन D लेना चाहिए, और हर साल आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, जिसमें आपका पैप्समियर होगा कि आपको पैप्समियर हर 3 साल में कराना है, और अपनी मैमोग्राफी हर 2 साल में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर ब्रेस्ट 1 in 8 है इंडिया में। आवश्यक है कि महिलाएं बढ़ती उम्र में अपनी सही देखभाल करें, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और रजोनिवृत्ति के बाद भी महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सके। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और अब खबर बदलते मौसम की और दिल्ली में बढ़ती शीतलहर की। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामने बने नाइट शेल्टर सहित दिल्ली के अन्य इलाकों में स्थित रैन बसेरे का लोग सहारा लेते देखे गए। वहीं सुबह के वक्त सड़कों पर कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम रही, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रहेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 दर्ज किया गया। और वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ आग का सहारा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी काफी कम हो गई है। और आइए अब जानते हैं मौसम के मिजाज के बारे में विश्व भर में और देश भर में। और इसी के साथ चलिए नए सवेरे के आज के इस खास अंक में इतना ही, लेकिन जानने से पहले आपको छोड़ चलते हैं शिमला, जहां विंटर कार्निवल और क्रिसमस के मद्देनजर पूरा शिमला जो है वो रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया। जी, तो आप इन झलकियों का आनंद लीजिए, कैसे शिमला के विंटर कार्निवल का लोग जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए। मुझे, कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगला बुलेटिन आप देखेंगे एक्सप्रेस 100। नमस्कार। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे